नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पर सिर्फ 3 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, what is the order of preference highest to lowest of various elements in waste management strategy? तो वेस्ट मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? हाईएस्ट प्रेफरेंस टू लोअर प्रेफरेंस। तो सबसे पहले होता है रिड्यूस, कि वेस्ट कम रिड्यूस हो, ठीक है। उसके बाद होता है रीयूज एंड रिसाइकल, कि अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो गया तो उसको फिर से हम रीयूज कर लें, जैसे कोई ग्लास है प्लास्टिक का, उसको हम रीयूज कर लें, और अगर रीयूज नहीं कर सकते तो फिर हम उसको रिसाइकिल कर लें। और रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल के बाद फिर जो प्रेफरेंस होता है एनर्जी रिकवरी। रिसाइकलिंग के बाद भी अगर वो खत्म नहीं होता है तो उससे एनर्जी रिकवरी करें, उसको जला के इंसिनरेट करके हम उससे एनर्जी निकाल लें, इस तरह से वेस्ट टू एनर्जी कर लें। और जिस वेस्ट से एनर्जी भी नहीं निकाल सकते हैं उसको हम फाइनली लैंडफिल करें। तो लैंडफिल लीस्ट प्रायोरिटी है और रिड्यूस फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद है रीयूज, तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रिड्यूस होता है। फिर ऑप्शन सी है, उसमें रिड्यूस फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन रीयूज और रिसाइकिल काफी बाद में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल देन एनर्जी रिकवरी एंड देन लैंडफिलिंग, ठीक है। तो आंसर ए ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस टाइप 1 सेटलिंग इन अ सेडिमेंटेशन टैंक? टाइप 1 सेटलिंग जो सेडिमेंटेशन टैंक में होता है वो किस वजह से होता है? एग्लोमरेशन, कंप्रेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या चार्ज न्यूट्रलाइजेशन? और ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलिंग होता है, हेवियर पार्टिकल्स तले में बैठ जाते हैं और वही होता है टाइप 1 सेटलिंग। सेटलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है, ठीक है। टाइप 1 सेटलिंग क्या होता है? टाइप 1 सेटलिंग इज द सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रिट एंड सैंड। तो ग्रिट एंड सैंड जो है सेपरेट पार्टिकल्स है और वो हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही सेटल डाउन होंगे, ठीक। टाइप 2 सेटलिंग इज द सेटलिंग ऑफ फ्लॉक्युलेंट्स इन डाइल्यूट सस्पेंशन। तो फ्लॉक्स जो होते हैं वो डाइल्यूट सस्पेंशन में जब सेटल होते हैं वो होता है टाइप 2 सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग होगा, सेटलिंग आल्सो कॉल्ड hindered or zoned settling, is the settling of flux in concentrated suspension। तो जहां सस्पेंशन जहां कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहां पर फ्लॉक्स सेटल होंगे, वो टाइप 3 सेटलिंग होता है। settling of particles in the form of sludge blanket in wastewater treatment is usually represented as type 4 settling। और जो टाइप 4 सेटलिंग होता है वो स्लज ब्लैंकेट की तरह, पूरा एक कंटिन्यूअस चादर की तरह होगा और वो बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। टाइप 4 सेटलिंग ऑकर्स इन केस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के केस में टाइप 4 सेटलिंग होती है, ठीक। यहां तक समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डायग्राम represents phases of life cycle of a product. P, Q and R represent possible scope of analysis in life cycle assessment, ठीक है। Which of the following statements is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो स्टेटमेंट है नीचे वो फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट है। तो मटेरियल एक्सट्रैक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका इस्तेमाल होता है, फिर वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि कुछ भी आपने मेटल एक्सट्रैक्ट किया और उससे आपने कोई बर्तन बनाया, फिर आपने बर्तन को डिस्ट्रीब्यूट किया, बेचा, फिर वो बर्तन इस्तेमाल हुआ और फाइनली वो बर्तन खराब होकर पुराना होकर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट होता है यूजुअली। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर रिप्रेजेंट्स क्रैडल टू ग्रेव एनालिसिस। क्रैडल टू ग्रेव मतलब होता है जब प्रोडक्ट की जहां से शुरुआत हुई, मतलब क्रैडल मतलब जहां बच्चा पैदा हुआ, जहां से मटेरियल एक्सट्रैक्ट हुआ, और ग्रेव मतलब एंड ऑफ लाइफ, अंत में क्या हुआ। तो आर रिप्रेजेंट्स क्रैडल टू ग्रेव एनालिसिस, तो ये तो सही लग रहा है। पी रिप्रेजेंट्स क्रैडल टू गेट एनालिसिस। क्रैडल टू ग्रेट क्या होता है? कि जहां से मटेरियल आपने एक्सट्रैक्ट किया वहां से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने तक वो क्रैडल टू गेट होता है, ठीक है। तो वो तो पी तो सिर्फ प्रोडक्शन है तो वो तो इनफ नहीं है, क्रैडल टू गेट होता है मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है। उसके बाद होता है क्यू रिप्रेजेंट्स गेट टू ग्रेव एनालिसिस। गेट टू ग्रेव होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके और एंड ऑफ लाइफ तक होता तो वो भी नहीं। आर रिप्रेजेंट्स गेट टू गेट एनालिसिस। आर जो है वो मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके प्रोडक्शन तक है, तो वो भी सही नहीं है। आर रिप्रेजेंट्स क्रैडल टू ग्रेव एनालिसिस, ये ऑप्शन सही है कि क्रैडल जहां मटेरियल खुदा, फिर प्रोडक्ट बना, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूज हुआ और एंड ऑफ लाइफ, ग्रेव मतलब कबर तक, खत्म होने तक, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है।
R represents cradle to grave analysis. इन कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी तरफ से भी स्टडी कर लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The UN Conference on Environment and Development was held in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. हम सब जानते हैं UN Conference on Environment and Development 1992 में ब्राजील में हुआ था. During this conference, several environmental management principles were adopted by participant countries. और environment management के लिए जो देश जो वहां आए थे उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए थे. हम ये भी जानते हैं. Which of the following principles allows government to take mitigation measures on the environmental issues having serious threats of irreversible damage? तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है, इसमें से कई सारे प्रिंसिपल वहां अडॉप्ट किए गए थे, इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट को मिटिगेशन मेजर लेने के लिए प्रेरित करता है इवन इफ देयर इज साइंटिफिक अनसर्टेनिटी अबाउट सच इश्यूज, जबकि उस इशू के बारे में साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है कि वो कितना डैमेज करेगा, क्या डैमेज करेगा, फिर भी आप गवर्नमेंट को वो इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर आपको लगता है कि कोई एक्शन जिससे एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है तो आप ये मेजर लीजिए. तो वो कौन सा मेजर होगा? पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, नो. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, विल कम बैक टू दिस. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो. कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो. सही उत्तर होगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? आपको पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम कितनी है, कहां तक है, फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, तो इसलिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. क्योंकि यहाँ पे कह रहा है on the environmental issues having serious threats of irreversible damage even if there is scientific uncertainty about such issues. तो uncertain है फिर भी आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो वो होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. ठीक है, इन सबको भी समझ लेते हैं. पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है? पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब मैं कोई इंडस्ट्री हूं और मैं कोई डिस्चार्ज निकाल रही हूँ, तो मैं पोल्यूट कर रही हूँ, तो उस डिस्चार्ज को ट्रीट करने का खर्चा भी मुझसे ही लिया जाएगा क्योंकि मैं ही उस डिस्चार्ज को निकाल रही हूँ जिससे पोल्यूशन हो रहा है. तो मैं ही पे करूंगी फॉर द पोल्यूशन दैट आई क्रिएट, लाइक आई पे फॉर द पोल्यूशन दैट आई क्रिएट. उसको कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. प्रिकॉशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे मैं कोई प्लास्टिक का खिलौना बनाती हूँ, मैंने खिलौने को बेचा, कंज्यूमर्स तक पहुंचा और कंज्यूमर ने खेल खाल के उसको फेंक दिया. अब वो प्लास्टिक का खिलौना गंदा सा कहीं पड़ा है, तो वो खिलौना जो वेस्ट हो चुका है, जो अब यूज में नहीं आ रहा है, वो वापस रिसाइकिल कैसे होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जो खिलौने बनाने, जो प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री है, वो उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का उपाय भी ढूंढे. ये होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. और कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? वो होता है कि सभी देशों की पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अलग अलग देशों की जिम्मेदारी का लेवल अलग होगा. जैसे अगर यूएस है, वो ज्यादा पोल्यूट कर रहा है, तो पोल्यूशन कंट्रोल की जिम्मेदारी भी उसकी ज्यादा बनती है क्योंकि वो ज्यादा पोल्यूट कर रहा है और उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं. इंडिया है, अगर वो रिलेटिवली कम पोल्यूट कर रहा है और उसके पास रिलेटिवली कम रिसोर्सेज हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल की जिम्मेदारी उसकी रिलेटिवली मतलब उसकी रिलेटिवली कम बनती है. ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन कंट्रोलिंग, ग्लोबल पोल्यूशन कंट्रोल की जिम्मेदारी तो जितना आप पोल्यूट कर रहे हैं आपकी बनती है, पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जो जिम्मेदारी है वो हर देश की है, पर हर देश की इक्वल अमाउंट में नहीं है, डिफरेंशियल अमाउंट में. ये होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो आप पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल समझ गए, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल समझ गए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ गए. कुछ नहीं समझे इसमें से तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मैं आपको लिख के प्रॉपर समझा दूंगी. ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है, ये क्वेश्चन से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन से रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5. Align the following materials in descending order of biodegradability, highest to lowest. तो सबसे बायोडिग्रेडेबल कौन है और सबसे कम बायोडिग्रेडेबल कौन है? सिंपल है, बहुत ही आसान सा आंसर. फूड वेस्ट आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है, न्यूज़पेपर उसको डिग्रेड होने में टाइम लगता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी मतलब प्लास्टिक वो सबसे देर में डिग्रेड होता है. तो आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 6. Chlorine is the most effective in disinfecting water at a pH of 6, 8, 10 और 12. इसका सही उत्तर होगा 6, क्योंकि एसिडिक पीएच पे वाटर का डिसइंफेक्शन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एसिडिक पीएच का मतलब ज्यादा H+, ज्यादा एसिडिक, तो वो माइक्रोब्स को मारेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Specific conductance is used in water analysis to indirectly estimate dissolved solids. Specific conductance dissolved solids को estimate करने के लिए होता है, हम सब जानते हैं. तो measurement used in the method accounts for. तो ये जो measurement होता है, क्या measure होता है specific conductivity से? क्या measure होता है? Cations only, all ions, all anions, all unionic species. Specific conductivity में हमेशा ionic species होती हैं. Cations होते हैं
वो आयंस जो कैथोड की तरफ जो जाते हैं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस जाते हैं, सो ऑल कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। अनायंस वो आयंस होते हैं जो अनोड की तरफ जाते हैं। हम जानते हैं कि अनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उस पर जो आयंस जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। तो सारे ही आयंस, ऑल आयंस आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, सो ऑल आयंस, आंसर विल बी डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, reverse transcriptase polymerase chain reaction is an analytical procedure used in detection of pathogenic microorganisms। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ये एक मेथड है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने का किसी भी सैंपल में। ठीक, which one of the following statements is not correct in this context? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? A, it is used for identifying presence or absence of specific RNA in samples। तो इसको जो सैंपल में जो आरएनए होता है ना, उसकी मदद, उसको डिटेक्ट करता है, उससे वो पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है, तो सही है ये। इट इज यूज्ड ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग कोरोना वायरसेस इंक्लूडिंग SARS-CoV-2 इन सैंपल्स। ये सही नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी पैथोजन के बारे में पता लगाते हैं, सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में नहीं। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वायबल एंड इनएक्टिव वायरसेस, ये भी सही है, क्योंकि वो जिंदा और मृत वायरस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ये प्रोसेस, क्योंकि इसको आरएनए से मतलब होता है। तो आरएनए, तो जो वायरस अभी डेथ हुआ है उसमें भी आरएनए होगा, मरने के बाद भी वायरस में आरएनए होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। डी, इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए फॉलोड बाय डीएनए एम्प्लीफिकेशन, तो डी भी सही है। जो सही नहीं है वो है बी, कि वो सिर्फ कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 के लिए नहीं यूज होता है, वो सब तरह के वायरसेस के लिए यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, Goodrich method for reservoir routing is based on, routing कह लें या routing कह लें, Goodrich method for reservoir routing is based on hydrologic flood routing method, ये सही है। स्टेटमेंट 2, Muskingum method for channel routing is based on hydraulic flood routing method। देखते हैं, अब कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो 1 तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो ठीक है, आंसर बी या सी में से कोई एक होगा, और आंसर होगा बी। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, पर स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, क्योंकि ये जो मेथड है गुडरिच मेथड हो या मस्किंगम मेथड हो, ये दोनों हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग मेथड है, ना कि हाइड्रोलिक। तो अगर यहाँ पर लिखा होता मस्किंगम मेथड फॉर चैनल राउटिंग इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग, तब ये सही होता, पर क्योंकि हाइड्रोलिक लिखा है तो हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक में फर्क है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स। ठीक है, तो बी सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि सर रटाने का आपको मेरा मकसद नहीं है, थोड़ा सा समझा भी देता कि आपको याद रहे और समझ जाए आप। ठीक है, फ्लड राउटिंग क्या होती है? फ्लड रूटिंग इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ। ना फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होता है? इट्स अ ग्राफ शोइंग द रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम ऑफ अ रिवर। किस समय में किस नदी में कितना डिस्चार्ज हुआ वो बताते हैं। रिवर एट अ सेक्शन ऑफ अ रिवर, कि रिवर के किस हिस्से में किस समय कितना डिस्चार्ज हुआ, यही फ्लड हाइड्रोग्राफ होता है। और फ्लड राउटिंग जो होता है फ्लड हाइड्रोग्राफ को पता करने का एक तरीका है। ठीक, द हाइड्रोलॉजिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज फ्लड फोरकास्टिंग, फ्लड प्रोटेक्शन, reservoirs design and spillway design invariably include flood routing। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम सच एज फ्लड फोरकास्टिंग, तो फ्लड फोरकास्टिंग है मतलब फ्लड का अनुमान लगाना, फ्लड प्रोटेक्शन है फ्लड की सुरक्षा, रिजर्वोयर का डिजाइन करना फ्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्पिलवे का डिजाइन करना, ये सभी फ्लड राउटिंग की मदद से ही होता है। ठीक है, तो ये आपने फ्लड राउटिंग और फ्लड हाइड्रोग्राफ के बारे में अभी जान लिया, इसका सोर्स भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इन जनरल हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग मेथड इन्वॉल्व्स simplified numerical techniques, conversion of mass and steady flow of hydraulics। ठीक, ये हाइड्रोलॉजिक के बारे में था, पर हाइड्रोलिक फ्लड राउटिंग मेथड इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड थ्योरी ऑफ अनस्टेडी फ्लो हाइड्रोलिक्स। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, ये रिलेटिवली सिंपल है। ठीक है, समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 10, द करंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी फॉर द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इज। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किसकी होती है? एक्विफर, उसके बाद एक्विटार्ड, उसके बाद एक्विक्लूड, और सबसे कम एक्विफ्यूज। एक्विफर में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, वहीं से हम सारा पानी लेते हैं। एक्विटार्ड जो होता है उसका काम होता है दो एक्विफर के बीच में पानी को ट्रांसफर करना और पानी को जाने देना एक एक्विफर से दूसरे एक्विफर तक।
एक्विक्लूड जो होता है उसके नीचे पानी हो सकता है बट वो पानी को ट्रांसमिट नहीं करता है, और एक्विफ्यूज जो होता है उसमें ना पानी होता है ना वो पानी को ट्रांसमिट करता है, तो आंसर होगा ए। और इन सब के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक्विफर, अ बॉडी ऑफ परमेबल रॉक विच कैन कंटेन और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। जैसे ये एक्विफर है, अनकन्फाइंड एक्विफर है, जिसका टॉप लेयर ग्राउंड वाटर वाटर टेबल होता है, ये कन्फाइंड एक्विफर है, ठीक है। अब दो एक्विफर, अनकन्फाइंड एक्विफर और कन्फाइंड एक्विफर के बीच में ये एक्विटार्ड है। तो एक्विटार्ड क्या होता है? एन एक्विटार्ड और कन्फाइनिंग यूनिट इज अ लो परमेबिलिटी यूनिट दैट कैन स्टोर ग्राउंड वाटर एंड ट्रांसमिट इट स्लोली फ्रॉम वन एक्विफर टू अनदर। तो यहाँ जो है इसकी परमेबिलिटी कम होती है, और इस एक्विफर से ऊपर के एक्विफर में पानी, या ऊपर के एक्विफर से या नीचे के एक्विफर में पानी धीरे धीरे इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये एक्विटार्ड है। एक्विक्लूड sorry, a geologic formation which may contain water but is incapable of transmitting water. ये एक्विक्लूड है। पानी हो सकता है इसमें हो या इसके नीचे हो, पर ये इतना इम्पर्मिएबल होता है कि इसके थ्रू पानी पास नहीं कर सकता, ठीक। और सबसे कम परमेबिलिटी होती है एक्विफ्यूज की। इट्स अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन व्हिच नीदर कंटेन्स नॉट ट्रांसमिट्स एनी वाटर। इसमें ना पानी होता है ना वो ट्रांसमिट करता है। इस इंफॉर्मेशन की सोर्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। आज के लिए इतना ही। और इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो और दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बनाए हैं, या इस एग्जाम से जुड़े जो मैंने वीडियोस बनाए थे कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है और एग्जाम की डेट कब कब है, इन सब के से जुड़े जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।